अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन ट्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांचा की एपिसोड नंबर 73 है। चलें स्टार्ट करते हैं। रोमांचा मीरब के होश में आने का इंतजार कर रहा था। लिफ्ट में मीरब के अलावा कोई और था या नहीं, शाह के लिए जानना जरूरी था और इसके लिए मीरब का होश में आना लाजमी था। इसके नर्म हाथ को अपने मजबूत हाथों में थामते वो खामोशी से खड़ा था। शायद वो कोई पुरानी आयत ज़ेरे लब पढ़ रहा था। इसके प्यार से लबरेज दिल के अंदर मीरत के लिए बेतहाशा दुआएं थी। शाहमीर रश्क भरी नजरों से अपनी बहन को देख रहा था, जिसके नसीब में भाई समझ रहा था। इसके नसीब में रोमांचा लिखा गया था। वह इस लम्हे में खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत भाई समझ रहा था। आज के दौर में इतना मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शख्स अगर किसी बहन या बेटी के नसीब में हो तो वो सच में खुशकिस्मत होता है। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा अपनी वार्ड का जायजा लेकर फिर वापस मीरब के रूम में आए थे। रूम में दाखिल होते ही सबके उतरे हुए चेहरे देखकर डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब ने एक दूसरे की तरफ नजर डाली। दोनों गहरी सांसें लेते हुए रूम में रखी सोफे पर आकर बैठ गए थे। आप लोग रिलैक्स हो जाएं, परेशानी की कोई बात नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि मीरब भाभी स्ट्रेस और डर की वजह से बेहोश हुई हैं, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? डॉक्टर हुमा ने तसल्ली बख्श पुरएतमाद अंदाज में कहा। हुमा भाभी परेशान तो होगी ना, जब तक मीरब होश में नहीं आ जाती हम रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? मिरहा ने परेशानी का इजहार करते हुए अपने चेहरे पर तशवीश जाहिर की। डॉक्टर शाहजेब ने हंसते हुए कहा, वेरी गुड। अगर आप लोगों ऐसे परेशान हो जाओगे तो इस बेचारे को कौन संभालेगा जो सालों का मरीज लग रहा है। इसने फनी अंदाज में रोमांचा की जानिब देखा। शाहजेब के बेवक्त मजाक पर रोमांचा ने सर और गहरी नजरों से इसकी तरफ देखा था। डॉक्टर शाहजेब की आदत थी कि वह ऐसा संगीन लम्हों में भी माहौल को हल्का करने की कोशिश करता था। अक्सर इसकी ये चुलबुली बातें रोमांचा के लिए डांट का सबब बनती थी, मगर शाहजेब जो कि रोमांचा से बेहद मोहब्बत करता था, हमेशा इसकी डांट को हंसते हुए कबूल कर लेता था। मुझे कुछ देर के लिए मीरब के साथ अकेला छोड़ दो, मैं फिलहाल अकेला रहना चाहता हूँ, तुम लोग जा सकते हो। रोमांचा ने मीरब के चेहरे पर नजरें जमाए हुए सबको जाने का कहा था। वो हमेशा साफ दिल से बात करता था, जो कुछ भी दिल में होता था वो बिला झिझक कह देता था। इस वक्त वो सिर्फ मीरब के साथ रहना चाहता था। इसे किसी की मुदाखलत पसंद नहीं थी और उसने ये बात बगैर वजाहत के साफ सुथरे और दो टोक अंदाज में कही। वहां पर खड़े तीनों चार अ, चार अफराद रोमांचा की शख्सियत और इसके अंदाज से वाकिफ थे, इसलिए खामोशी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। मगर भाई, मैं मीरब को चेंज करवा कर चली जाऊंगी। मैंने ड्राइवर से कपड़े मंगवा लिए हैं, वो पहुंचने वाला है। मिरहा ने झिझक कर अपने भाई से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद चेंज करेगी। रोमांचा ने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए कहा। वो गहरी सोच में मुब्तला था, लेकिन असल बात ये थी कि इसे मंजूर नहीं था कि इसे इसकी मीरब को कोई हाथ लगाए, चाहे वो औरत इसकी अपनी बहन ही क्यों ना हो। यही रोमांचा के इश्क और जुनून का अंदाज था। यही था इश्क रोमांचा जो इसे हजारों आशिकों से अलग मुख्तलिफ बनाता था। मगर भाई, वो तो इस वक्त होश में नहीं है और कपड़े बदलवाना ज़रूरी है, ठंड है, इससे ठंड लग जाएगी। मिन्हा ने बेहद झिझकते हुए अपने भाई की जानिब दरी-दरी नज़रों से देखते हुए इसका दिल चाह रहा था कि रोमांचा को तसल्ली दे, लेकिन इसकी सख्त नज़रों और इसके गुस्से के सामने वो हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। रोमांचा की नज़रें सर्द और सख्त थीं। इसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी की झलक वाज़ेह थी। मीरब की हालत ने इसके अंदर तक को तोड़ दिया था। वो इसका ये रद्द-ए-अमल इसकी बेचैनी को ज़ाहिर कर रहा था। हाँ, बेहोश है। होश में आ जाएगी तो खुद चेंज कर लेगी। आप लोग जा सकते हो। इसने गहरी सांस लेते हुए फिर से सख्त लहजे में कहा। रोमांचा का ये अंदाज साफ बता रहा था कि वो इस वक्त किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोमांचा को बिल्कुल गवारा नहीं था कि इसकी बीवी को इसके सिवा कोई हाथ भी लगाए। वो इस कदर पोजेसिव था। मीरब के लिए क्या होगा, काशान रिजवी और रोमांचा का आमना सामना होगा। जी भाई, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मिरहा ने अपने भाई की नेचर से बखूबी वाकिफ होते हुए कहा और बगैर किसी बहस के सबके हमरा रूम से बाहर चली गई। रोमांच के कुछ फैसले और बातें हमेशा अतल होती थी, जैसे इस वक्त भी रूम में किसी की मौजूदगी से इसे बर्दाश्त नहीं थी। दूसरा, वो नहीं चाहता था कि मीरब के चेंज करवाने में मिरहा इसकी मदद करे। वो चाहता था कि मीरब अपनी ड्रेस या तो खुद होश में आकर चेंज करेगी या फिर वो खुद मौजूद था हर वक्त मीरब के हर काम के लिए। मीरब को उसके अलावा किसी को भी छूने का हक नहीं था। कुछ देर बाद मिरहा वापस आई और मीरब के चेंज करवाने के लिए कपड़े और जरूरी सामान रोमांचा के हवाले करके खामोशी से बाहर निकल गई। इसने मीरब और रोमांचा को मुकम्मल प्राइवेसी देते हुए दरवाजा बंद किया और रूम से बाहर चली गई। जाने चाह तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है। रोमांचा ने मीरब के चेहरे के करीब जा झुकते हुए इसकी मोहब्बत से इसके माथे और लबों पर बोसा लिया और शिद्दत से बोला था। इस वक्त मीरब बेहोश थी, लेकिन रोमांचा को ये अच्छी तरह एहसास था कि इसके लिए मीरब का चेंज कराना ज़रूरी है, क्योंकि ठंड से इसकी तबीयत और ख़राब हो सकती थी और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। रूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए रोमांच आहिस्ता-आहिस्ता मीरब के करीब आया। इसने नरमी से ब्लैंकेट हटाया और वाइप्स और टॉवल से इसके नर्म जिस्म को साफ और खुश किया।
वो खुद ही मीरब का ड्रेस चेंज कर रहा था और इसके तमाम अमल के दौरान इसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मीरब की सेहत। इसकी जान की फ़िक्र। चेंज कराते हुए इसने मीरब को अच्छी तरह से ब्लैंकेट में कवर किया। कपड़े खराब खराब कपड़े हटाकर इन्हें बैग में डाल दिया, फिर अपने हाथ धोकर वापस आया और मीरब के करीब बैठ गया। वो बेसब्री से मीरब के होश में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीरब थी कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मीरब के करीब बैठा और टिकटिकी बांधे हुए इसे देख रहा था। तकरीबन 1 घंटा गुजरने वाला था, लेकिन मीरब अभी भी बेहोश थी। रोमांच इसकी सेहत के हवाले से बेफिक्र था, क्योंकि डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा ने इसे मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ताहम वो इसे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि असल हकीकत तक पहुंचने के लिए सिर्फ मीरब का होश में आना ज़रूरी था। चारों तरफ ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि रोमांचा की बीवी लिफ्ट में फंस गई थी और बेहोश हो गई थी। न्यूज़ चैनल ने रोमांचा को हेडलाइन बना रखा था और हर चैनल पे ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए रोमांचा की वीडियो को बार-बार दिखा रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने धूम मचा दी थी और हर तरफ रोमांचा और उसकी बीवी के ही चर्चे हो रहे थे। ये न्यूज़ सुनकर अहमद और माही फौरन शाहमीर से राब्ता करते हुए अस्पताल पहुंचे। दूसरी जानिब मीरब के वालिदैन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। आसिम और शिफा भी वहां आ गए थे, मगर शाहमीर ने सबको फिलहाल मिलने से मना कर दिया। रुमान शाह के गुस्से से वाकिफ था और उसे ये भी बता चुका था कि फिलहाल रुमान शाह ही मीरब का ख्याल रखने के लिए मौजूद है। जैसे ही मीरब होश में आएगी, इन्हें घर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ आराम से सब मुलाकात कर सकते हैं। मीरब के वालिदैन के लिए फैसला काफी मुश्किल था, मगर रुमान शाह की बात आते ही उन्होंने भी वापस घर का रुख कर लिया, क्योंकि रुमान शाह की फितरत से इसके अजीज़ व अकारब, दोस्त और फैमिली वाले सभी वाकिफ थे, जबकि बच्चों को इस बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि ये रुमान शाह का हुक्म था। दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए रोमांचा इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। जो कुछ इसकी नजरों में देखा था उसके हवासों पर छाया हुआ था। रोमांचा का खून तेज धड़क रहा था। बीपी 100 तक बढ़ चुका था कि जैसे वो शूट कर जाएगा। दिमाग की नसें उभरी हुई थी और हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, और वो ये बात थी कि जैसे वो चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि शाहमीर से भी नहीं। मीरब की इज्जत इसके दिल में थी और इसकी धड़कनें बंद हो रही थी। ये सोच करके इसकी नजर ने जो देखा है वो क्या था। मीरा का लिबास चेंज करते हुए अचानक इसकी नज़र इनकी गर्दन पर गई, जहाँ जहाँ पर सुर्ख रंग का एक धब्बा था। ऐसे धब्बे को पहचानने में इसे देर नहीं लगी कि वो ये धब्बा नहीं था जो रोमांचा का दिया हुआ मोहब्बत का निशान हो। वहां पर किसी की जुनूनी वहशत का असर था। रोमांचा ने तन बदन में गुस्से की शिद्दत से आग लगी हुई थी। वो अपने हवास खोने लगा था। मीरा, खुदारा होश में आओ, इससे पहले कि मैं खुद पर काबू न रख सकूं। होश में आओ और मुझे बताओ हकीकत क्या है तुम्हारा शाह। ये सोचते हुए अब अपनी मुठ्ठियों को मीचते हुए खुद से बातें कर रहा था। सलमान शाह का जब खत्म होने के करीब था कि मीरत की पलकों की जालियां हिलने लगी। वो होश में आ रही थी। जैसे ही होश आया, वो खौफजदा नजरों से बदहवास होकर झटके से अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। इसकी आंखों में खौफ के साए झलक रहे थे और उसका पूरा वजूद लरस रहा था। रोमान शाह तेज कदमों से इसके करीब आया और मीरत बेख्तियार इसके सीने से लिपट गई। इसकी कमीज को मजबूती से थामे हुए वो सहमी हुई बच्ची की तरह इसके सीने में छुप गई। रोमान शाह ने इसके गिर्द अपने बाजू का हिस्सा मजबूत करते हुए इसे अपने दिल के करीब कर लिया था। मीरत, रिलैक्स मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। रोमांच ने नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जैसे अपने होने का एहसास दिला रहा हो। मीरब का पूरा वजूद अभी भी लरस रहा था। वो लिफ्ट के हाथ से क्या साथ से बाहर नहीं आ सकती थी। मीरब, मेरी तरफ देखो। मीरब ने उसके चेहरे को अपने हाथों से थाम कर कहा, कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे बताओ कि लिफ्ट में कौन था। इसकी आवाज में नरमी और तहम्मुल था, मगर अल्फाज में बेहद बेचैनी वाज़ेह थे। मीरब की नजरें झुक गई और उसके हाथों की उंगलियां बेचैन होकर मुड़ने लगी। इसकी कपकपाहट मजीद बढ़ने लगी। रोमांच इसके चेहरे के तासरात को गौर से देख रहा था, जैसे हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हो। मीरब, डरो नहीं, प्लीज मुझे बताओ, क्या लिफ्ट में कोई था? और अगर कोई था तो कौन था? क्या तुम इसे जानती हो? रोमांच ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी थोड़ी को ऊपर से उठाया था, इसका चेहरा अपनी तरफ कर सके। मीरब, इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर अल्फाज इनके लबों तक पहुंचने से पहले रुक गए। तो मीरब की सांसें बेतरतीब थी। दिल में एक ऐसा खौफ और बेबसी का आलम था जो इसकी रूह को झंझोड़ रहा था। ये लम्हा इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका था। आज वो किसी भी रास्ते को अख्तियार करने से कासिर थी। हर राह बंद थी, नजर आ रही थी। वो जानती थी कि अगर इसने रोमांचा को लिफ्ट की हकीकत बता दी तो इसका शाह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रोमांचा की मोहब्बत, जुनून और इज्जत के मामले में बेहद हसास होने की हकीकत से मीरब बखूबी वाकिफ थी। इसका शाह वही शख्स था जिसने एक चूड़ी वाले की सिर्फ इसकी कलाई को छूने पर तूफान खड़ा कर दिया था। तो ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा? मीरब के लबों पर खामोशी थी, मगर दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानती थी कि रोमांचा के लिए इज्जत सब कुछ थी। जिस शख्स ने अपनी बीवी की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी औलाद तक को दांव पे लगा दिया था, वो ये बात कैसे हज़म कर सकेगा कि कोई शख्स उसकी मीरब के करीब आया था। लिफ्ट में जो कुछ हुआ था वो अपनी जगह बड़ा था। किसी ने हद
नहीं पार की थी, मगर वो एक जुनूनी लम्स जो इसकी गर्दन पर निशान छोड़ गया था, वही निशान रोमांचा की नज़र से नहीं बच पाया था। मीरब को खबर न थी कि इसका शाह इस निशान को देख चुका है। मीरब की रूह काँप रही थी। इसके रद्द-ए-अमल के बारे में सोचकर ही खौफज़दा थी। वो जानती थी कि इसका शाह मोहब्बत में बेहद गहरा और इज़्ज़त के मामले में बेहद हद से ज़्यादा हसास है, मगर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि रोमांचा के लिए वो सिर्फ़ एक बीवी नहीं, बल्कि इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर और इसकी दुनिया थी। वो सोचती रही और ये हकीकत कैसे बताएँ, ये कोई आम बात नहीं थी। और ये सोचते हुए मीरब के लब खामोश रहे, मगर दिल की धड़कनें इसके खौफ और बेबसी की गवाही दे रही थी, जाने शाह मेरी तकलीफ को मत बढ़ाओ। रोमांचक की आवाज़ में गुस्से की शिद्दत और ज़ब्त की लर्ज़िश वाज़ेह थी। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, मुझे अपने सवालों के जवाब फ़ौरन चाहिए होते हैं। वो मीरब की घबराहट और खामोशी को देखकर मज़ीद बिखर गया था। अल्फ़ाज़ को सख्ती से पीसते हुए इसने चेहरा इसके चेहरे के करीब झुका दिया था। मैंने पूछा, लिफ्ट में कौन था? रोमांचक की गर्म सांसें मीरब के चेहरे को जला रही थी। मीरब ने नज़रें झुका लीं और इसका वजूद काँप रहा था। वो जवाब देना चाहती थी, मगर अल्फ़ाज़ इसके लबों तक पहुँचने से पहले ही गुम हो जाते थे। रोमांचक की नज़रों में सिर्फ़ गुस्सा ही नहीं, बल्कि गहरा दुःख और बेबसी भी थी। वो अपनी जान से सच्चाई सुनना चाहता था, किसी भी कीमत पर। मीरब, मुझसे नज़रें मत चुराओ। तुम जानती हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी आवाज़ अब मज़ीद गहरी और शिद्दत भर से भरपूर हो चुकी थी। कोई नहीं था। मीरब ने कँपकँपाती आवाज़ में इनकार करते हुए झूठ बोलने की आखिरी कोशिश की। इसके पास और कोई चारा नहीं था बचा था। रोमांचा की आँखों में उबलते अंगारे और ज़ब्त की आखिरी हदें मीरब को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। वो जानती थी कि सच्चाई बताने की हिम्मत इसमें नहीं है। इसलिए इसने झूठ का सहारा लिया। मीरब, झूठ बोलोगी तुम मुझसे? रोमान शाह ने इसका नाम चीख कर लिया और गरजती हुई आवाज़ मीरब के दिल की धड़कनें मज़ीद बेतरतीब कर गई। रोमान शाह है मेरा नाम। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ने तक की सलाहियत रखता हूँ और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? ये कहते हुए इसने मीरब के जबड़े को दबोच लिया। इसके रद्द-ए-अमल ने मीरब की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मीरब ने दर्द के बावजूद अल्फ़ाज़ तोड़ते हुए झूठ बोलने की फिर से हिम्मत जुटाई। रोमांच की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मीरब को अपने जबड़े की हड्डी में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। मगर वो जानती थी कि इसका शाह ऐसा क्यों कर रहा है। ये वही शख्स था जिसने कभी इससे उँगली तक नहीं लगाई थी और आज वो इसे तकलीफ दे रहा था। मतलब वहाँ से था। रोमांचा खुद तकलीफ के समंदर में डूब रहा था। अपने अंदर की आग में झुलस रहा था। मीरब हैरान और परेशान थी कि शाह को यकीन क्यों है कि वो लिफ्ट में कोई था। वो सोचती रही, अगर शाह को पता चल भी गया तो इतना गुस्सा क्यों? बेचारी मीरब इस हकीकत से बेखबर थी कि शाह इसकी गर्दन पर वो निशान देख चुका है जिसकी बात की गवाही दे रहा था कि लिफ्ट में कोई था। ये निशान वो हकीकत थी जो शाह के वजूद को जलाए जा रही थी। मीरब रोते हुए झुकी हुई नज़रें और अटकी हुई सांसों के साथ खामोश थी। इसके पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं था। मीरब, मुँह खोलो। रोमांचक की आवाज़ में लरज़ती हुई दहाड़ थी। मेरे ज़ब्त को इस कदर मत आज़माओ कि मैं होश खो बैठूँ और वो कर बैठूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो एक-एक लफ्ज़ को दाँतों तले पीसते हुए बोल रहा था। इसकी आँखों में ऐसी वहशत थी कि जो मीरब के दिल की धड़कनों को मज़ीद बेतरतीब कर रही थी। ज़िंदगी में पहली बार से रोमांचा से इतना डर महसूस हो रहा था। वो दिल में दुआ ही कर रही थी कि ज़मीन फट जाए और इसमें समा जाए, मगर रोमांचा की नज़रों का सामना न करना पड़े। मुझे बताओ, लिफ्ट में कौन था? मीरब की खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। वो कँपकँपाते हुए नज़रें झुकाए बैठी थी। उसकी पलकें लरज़ रही थीं। इसमें सच बोलने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और वो जानती थी कि झूठ रोमांचा के सामने टक नहीं सकेगा। रोमांचा का गुस्सा शिद्दत पकड़ रहा था। वो मीरब की खामोशी से भड़क रहा था, मगर इसके दिल के किसी गोशे में ये खौफ भी था कि अगर वो सच बोलती है तो शायद वो खुद को काबू में नहीं रख पाएगा। मीरब की सांसें रुकने को थी, मगर अल्फाज उसके लबों से बाहर नहीं आ रहे थे। वो दोनों के दरमियान एक खामोश जंग जारी थी, जहाँ मीरब की खामोशी और शाह की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। तो क्यों आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता? जब मैं कह रही हूँ कि कोई नहीं था, तो फिर यकीन क्यों नहीं कर लेते? मीरब ने कँपकँपाती आवाज़ में हिम्मत जुटाकर झूठ को वज़ाहत के साथ दोहराते हुए कहा। रोमांचा की सांसें तेज़ हो गई। इसकी आँखों में भड़कते लाल अंगारे मीरब के वजूद को झुलसा रहे थे। यकीन? वो सड़ लहजे में दोहराते हुए इसके करीब झुका था। मीरब, झूठ को कितनी बार दोहरा लो, वो सच नहीं बन सकता। रोमांचा ने गुस्से से इसके जबड़े और को सख्ती से पकड़ा था। इसकी उँगलियों की गिरफ्त इतनी मज़बूत थी कि मीरब को लगा जैसे इसका जबड़ा करचियों में बदल जाएगा। बताओ मीरब। शाह के गुस्से ने इसकी आवाज़ में लरज़ती हुई गरज पैदा कर दी थी। ये नज़र का धोखा है या तुम मुझे हकीकत में बेखबर रखने की कोशिश कर रही हो? मीरब की आँखों में आँसू तैरने लगे। वो काँपते हुए नज़रें झुका गई थी। रोमांचक की नज़रों में वो दहशत थी जो किसी तूफ़ान से कम न थी। वो खामोशी अख्तियार कर गई थी, लेकिन रोमांचक का ज़ब्त अब ख़त्म होने के करीब था। रोमांचक की बात पर मीरब ने हैरत से इसकी जानिब देखा। मतलब साफ़ था, रोमांचक इसकी गर्दन पर मौजूद इसका निशान को देख चुका था, जैसे वो हर मुमकिन कोशिश में छुपाने की फ़िक्र में थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ जो तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं यकीन कर लूँगा? रोमांचा के गुस्से की आवाज़ गूँजी और ये जुर्रात, तुमने मुझसे झूठ बोला, और इसके जबड़े को ऐसे दबोचते हुए था कि जैसे तोड़ा
तोड़कर इसका गुस्सा निकालना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, मीरब ने आँसू भरी आवाज़ में कहा और अपने तरसते हाथों से शाह की गिरफ्त हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए, मुझे भी दर्द हो रहा है। रोमांचा ने गुस्से से अपने सीने पर ज़ोर से मुक्का मारा, जहाँ इसकी धड़कन जुनून में तब्दील हो रही थी। यहाँ यहाँ हो रहा है। वो चीख कर बोला अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए, तुमने मुझसे झूठ बोलने की जुर्रात की, मीरब। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। सर्दी के बावजूद इसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। रोमांचा के गुस्से की शिद्दत ने इसे खुद पर काबू रखने पर मजबूर कर दिया था। वो अस्पताल की रूम की हदों को भूलते हुए ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। इसकी गरजती हुई आवाज़ शायद कमरे के बाहर शाहमीर और मिरहा तक पहुँच गई थी, क्योंकि वो दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। रोमांचा ने गुस्से से दरवाज़े की तरफ देखा। इसकी नज़रें इतनी शदीद थी कि लगता था दरवाज़ा इन्हीं की हिद्दत से जल उठेगा। मीरब के जबड़े को झटके से छोड़ते हुए वो तेज़-तेज़ कदमों से दरवाज़े की तरफ बढ़ा, जैसे किसी तूफ़ान का रुख बदलने जा रहा हो। रोमांचा ने दरवाज़ा खोलते ही गुस्से से कहा, "क्या प्रॉब्लम है?" शाहमीर और मिरहा हैरत-ज़दा नज़रों से रोमांचा को देख रहे थे। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख अंगारे की तरह दहक रहा था, जैसे इस पर गुलाबी गुरूब का रंग छा गया हो और वो दहकता हुआ गुस्से का तूफान बन गया हो। इसकी आंखों में खून के शरारे फूट रहे थे। वो पसीने में भीगा हुआ चेहरा एक गैर मामूली मंजर पेश कर रहा था। रोमान, क्या हो रहा है? तुम कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि हम अंदर आने पर मजबूर हो गए? खैरियत है? शामी ने तहम्मुल से सवाल किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो वो मियाँ बीवी के दरमियान की बात है। तुम लोग जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। रोमान शाह ने बेलचक लहजे में जवाब दिया, जिसमें कोई लिहाज या नरमी नहीं थी। क्या हो गया यार, इस कदर गुस्सा क्यों? बताओ, हम मसला हल कर लेंगे। शामीर ने तहम्मुल से कहा, मगर इसी लम्हे इसकी नजरें रोमांचा के पीछे बैठी मीरब पर पड़ी। मीरब का चेहरा खौफ और कपकपाहट की तस्वीर पेश कर रहा था, जैसे किसी की चोर की चोरी पकड़ ली गई हो। शामीर का दिल अपनी बहन की यह हालत देखकर तड़प उठा था। वो जानता था कि रोमांचा मीरब से बेहद मोहब्बत करता है, मगर इस लम्हे का दिल सिर्फ एक भाई बनकर सोच रहा था। क्या मतलब? जाओ, तुम इस तरह चिल्ला रहे हो तो मुझे ये पूछने का हक नहीं है, क्या मसला है? शाहमीर का लहजा तहम्मुल के बावजूद सख्त हो गया था। तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। रुमान शाह ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। वो बहन है मेरी और मुझे इसके बारे में पूछने का पूरा हक है। शाहमीर के लहजे में तल्खी मजीद बढ़ गई थी। बीवी है मेरी और इसके बारे में जानने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। तुम यहाँ से जा सकते हो, और कुछ करना चाहते हो तो जाकर इसे पकड़ो जो लिफ्ट तक पहुंच चुका है। रोमांचा का गुस्सा इसके अल्फाज में साफ झलक रहा था। हालात बिगड़ चुके थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। एक अपनी बहन के तहफ़्फ़ुज़ में तड़प रहा था, तो दूसरा अपनी बीवी पर हक जताते हुए चीख रहा था। मिधा घबराकर दोनों के दरमियान आई और दोनों को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये अस्पताल है, आप लोग आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज मजीद मत बिगाड़े। लेकिन रोमांचा के गुस्से की शिद्दत और शामिर की बेबसी ने माहौल को मजीद तनाव से भर दिया था। मेहरबानी करके ले जाओ अपने शौहर को, मुझे इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है। रोमांचा शामिर की बात सुने बगैर दरवाज़ा वापस बंद कर चुका था, जबकि शामिर ये जानना चाहता था कि लिफ्ट के अंदर कौन था और मीरब ने इस हादसे के बारे में क्या बताया। लेकिन इस वक्त रोमांचा किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। इसे सिर्फ मीरब की हिस्से हकीकत जाननी थी। शाह को वापस रूम में आते हुए दरवाज़ा बंद करते देखते मीरब की जान निकल रही थी। हकीकत वो बता नहीं सकती थी और सच शाह से छुप नहीं सका था। बताओ मीरब, मुझे बताओ कि वहाँ पर कौन था? और यकीन की बात दोबारा मत दोहराना। यकीन पर यकीन तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा था, जिसे तुमने आज झूठ बोलकर तोड़ दिया। रोमांचा एक बार फिर से मीरब के करीब आया और जबड़े को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, मीरब दोबारा झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। मैं आप मुझ आपकी कसम, मुझे नहीं पता कौन था और मैं नहीं जानती वो क्यों आया था। इसने तो किसी का चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। मगर हाँ, कोई था। रोमांचा का चेहरा सख्त हो गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? झूठ क्यों बोला? मीरब की आवाज़ काँप रही थी। मैं आपसे डर गई थी। किस चीज़ का डर? जब तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं, तो तुम्हें डर किस बात का था? या मेरी मोहब्बत इस लायक नहीं थी कि तुम मुझ पर यकीन कर पाती? रोमांचा का लहजा तल्ख़ था। पता नहीं क्यों, मगर मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप मुझे खुद से दूर कर देंगे। रोमांचा का दिल तड़प उठा था। मीरब की बात सुनकर तुम्हें खुद से दूर कर दूँगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतना ही जानती हो तुम मुझे? मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूँगा। रोमांचा की आवाज़ में मोहब्बत का दर्द था। पागल औरत, तुम्हारे बिना तो मैं तो सांस भी नहीं ले सकता, तुम्हारे बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकता, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा? लानत है मेरी मोहब्बत पर जो मैंने तेरे साथ की। क्या करूं इस मोहब्बत का जो तुझे यकीन नहीं दे सकी कि मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। रोमांचा के दिल को ये जानकर ठेस पहुंची थी कि इसकी जान जाने शाह से डर गई थी। इसे तकलीफ हुई थी ये जानकर कि मीरब ने इसके गुस्से के डर से इसे हकीकत नहीं बताई, और ये बात शाह के लिए बहुत तकलीफ दे थी।
इसने ऐसा तो कुछ नहीं चाहा था, वो मीरब को डरा नहीं रहा था, वो तो खुद जिस कर्ज और तकलीफ से गुजर रहा था, इस तकलीफ को कम करने के लिए वो मीरब से हकीकत जानना चाहता था। गुस्से से मीरब का जबड़ा छोड़ते हुए, दोनों हाथों से अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए, वो मीरब से दूर जाकर दीवार के करीब खड़ा हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करे। एक अरसे बाद रुमान शाह पर ऐसा गुस्सा हावी था, गुस्से की दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए वो खुद को तकलीफ पहुंचा रहा था। मीरब शाह का जुनूनी रूप देखकर डर गई थी, मगर वो जिस तरह से अपने हाथों को मार रहा था, इसकी धमक से ये वाज़ेह हो रहा था कि वो खुद को किस कदर अज़ियत दे रहा है। मीरब अपने शाह को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो अपनी जगह से बमुश्किल उठते हुए डरते-डरते अपने कदम उठाकर करीब आई। "शाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुँचाना नहीं था।" वो डरते-डरते रोमान शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से बोली, "तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया और तुम्हें इस कदर डरा दिया, मेरी जान मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई और डर कर मुझसे झूठ बोल रही है।" औरों को सिजाने करते हुए अपनी बाहों के हिसार में झटके से कैद करते हुए शिद्दत से बोल रहा था। मैं डर गई थी कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। मैं आपके बगैर जी नहीं सकती शाह, मैं बहुत डर गई थी। और रोते हुए शाह के सीने पर हाथ रखते सर टिकाए हुए सिसकियाँ ले रही थी। शुश, खामोश, आँसू साफ करो, मैं तुम्हें खुद से कभी भी किसी भी हाल में दूर नहीं कर सकता। फ़िज़ूल मत सोचा करो हाँ, मगर इसको नहीं छोड़ूँगा जिसने ये जुर्रात की। मीरब, तुम इस वक़्त मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, मेरा दिल फट रहा है। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम्हें गुनहगार समझ रहा हूँ। मीरब, मेरी शफ़ाफ़ आईना है। मीरब शफ़ाफ़ आईना है। मुझे अपनी मीरब के इसी रूप से तो इश्क है। एक मर्द के लिए इसकी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसने मेरी इज़्ज़त पर वार किया है, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। अब चाहे वो पाताल में भी छुप जाए, मैं इसे ढूँढ लूँगा। मीरब की आँखों में रोने की सुर्खियों ने इसकी आँखों को और भी दिलकश और हसीन बना दिया था। आँखों की गहराइयों में अब भी बेयकीनी और डर का एहसास नज़र आ रहा था, जिसे सिर्फ़ शाह की गुर्बत और मोहब्बत ही मिटा सकती थी। प्यार से मीरब के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए, इसकी खूबसूरत पलकों की जालियों के शबनमी कतरे चुनते हुए हलक में उतारते शाह मीरब को मोहब्बत के हिसार में कैद करते हुए इसके दिल से हर डर को खींचकर निकालना चाहता था। मुझे गुस्सा सिर्फ तुम्हारे झूठ बोलने पर है, प्यार से देखते हुए कहा। सॉरी, आइंदा नहीं बोलूंगी। मीरब फौरन से बोली, मुझे माफ कर दो, तुम पर गुस्सा करके चलाकर मैंने गलत किया है। वो शर्मिंदा नजरों से देखते हुए बोला, प्लीज माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें शाह। मीरब रोती हुई नजरों से रोमान शाह के जानिब देखते हुए, सच बताएं, आप मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगी? वो अपने वो अपने दिल के डर को ज़ुबान पर लेकर आती हैं। तुम पागल हो? मैं तुमसे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ? हाँ, मगर मुझे थोड़ा-सा सँभलने का वक़्त तो चाहिए। वो भी अपने दिल की बात ज़ुबान तक बड़ी मुश्किल से लाया था। ये सच था कि रोमान शाह मीरब से थोड़ी-सी दूरी इख्तियार करना चाहता था, तब तक के लिए जब तक मीरब की गर्दन से इसका लम्स का निशान ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी नज़रें बार-बार न चाहते हुए भी मीरब की गर्दन पर जाकर रुक रही थीं। इस निशान को देखकर इसका कलेजा दर्द से फट रहा था। वो कैसे अपनी जान की गर्दन पर किसी और के लम्स को बर्दाश्त कर सकता था। ये तकलीफ ऐसी थी कि जैसे इसके दिल को आरी से चीरते हुए इसके टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हों, मगर वो ये सब कुछ मीरब के सामने और ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वो पहले ही मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा चुका था। मीरब पर शक था नहीं, मीरब पर भला वो कैसे शक कर सकता था? मीरब तो इससे पहले ही इससे इससे इतनी मोहब्बत की, तो फिर वो धोखा कैसे कर सकती है? और मीरब को समझा रहा था कि मगर खुद अपने जज़्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बेहतर था वो जल्द अज जल्द घर जाकर कुछ देर मीरब से दूर हो जाए, वरना इससे कुछ गलत ना हो जाए। इस इस डर ने इसे मीरब से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। तुम बैठो, मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो मीरब को दूर दूर करते हुए बहाना बनाकर रूम से बाहर निकल आया था। वहाँ पर रखी हुई वेटिंग रूम की कुर्सियों पर बैठकर वो दोनों हाथों से अपने चेहरे छुपाए कुछ देर खामोश बैठा रहा। वो अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था, एक ऐसी जंग जिसमें वो खुद को ही मुजरिम समझ रहा था। कैसे-कैसे मैं मीरब से दूर हुआ, मेरी गलती है, वो दिमाग में सोचते हुए खुद से लड़ रहा था। ना मैं मीरब से दूर होता और ना ही ये सब होता, जो हुआ था, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा था। सोच में भी इसने बात को रद्द करते हुए काट दिया था। काफ़ी देर वो वेटिंग रूम में अकेला बैठा हुआ था, अपने आप से जंग लड़ता रहा था। वो खुद को समझाता क्या है, जब चाहे जैसे चाहे चला सकता है। मुझे मेरी बहन के बारे में पूछने का हक नहीं है। मीर ऐसा नहीं है, भाई इस वक़्त गुस्से में है। ऐस कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वज़ह से भाई इस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ़ गुस्सा आता है, सिर्फ़ इसे इसे दूसरों पर ही चिल्लाना आता है। कभी-कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो, हर वक़्त तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे भाई ही ठीक लगता है। शाहमीर पलटकर उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, क्या हो गया है मीरा को? मैंने आपको गलत तो नहीं कहा।
मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोई तो रीज़न होगा, जिसकी वज़ह से भाई इतना गुस्से में है। शाहमीर के इस तरह गुस्से से बोलने पर मिरहा की आंखें नम हो गई थी। वो चाहे जितना मर्ज़ी गुस्से में हो मगर इसे मेरी बहन के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करने का कोई हक नहीं है। तुमने नहीं देखा मीरा किस तरह खौफज़दा होकर बेड पर बैठी थी? वो जाहिलों की तरह इस पर चिल्ला रहा था। क्या तुमने इसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी? क्या हो गया है आपको? क्यों बात को इतना तोल दे रहे हैं मीर? वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैं तोल दे रहा हूँ? या फिर तुम अपने भाई की तरफदारी कर रही हो? मेरी बहन के बारे में तुम सोचना नहीं चाहती। वो भी अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर था और आज मिला के उलझने को तैयार था। यही कब से आपने तेरे और मेरी चीज़ों को बाँटना शुरू कर दिया? कब से हम दोनों अलग हो गए? हमारे बीच में तेरे और मेरे जैसे लफ्ज़ आने शुरू हो गए। वो गुस्से से खाने का निवाला अब्दुल्ला के मुँह से ठूँसने वाले अंदाज़ में शाहमीर की तरफ देखते हुए बोली, बस करो तुम दोनों फ़ज़ूल की बहस किए जा रहे हो। क्या तुम दोनों बड़ों का लिहाज़ भूल गए हो? शाहमीर की मामा ने गुस्से से दोनों को चुप रहने को कहा था, क्योंकि शाहमीर के बाबा भी नाराज़ नज़रों से मिनहा और शाहमीर को देख रहे थे। मिनहा और शाहमीर एक नेचर के मालिक थे, लेकिन सबके सामने इस तरह झगड़ा करेंगे मगर मगर तो वो दोनों ही बहस के मूड में लग रहे थे। बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी लिहाज़ भूल गए हैं। इनको हमारे सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों के ज़हन पर गलत असर पड़ता है। अब्दुल रहमान बड़ी संजीदगी से अपना फ़लसफ़ा झाड़ते हुए बहुत प्यारा लग रहा था और साथ में वो मिन्हा के हाथ से जल्दी-जल्दी निवाले भी लेता जा रहा था। जी हाँ, मैं तो सब कुछ गलत करती हूँ। मेरी बातों का तुम्हारे दिमाग पर भी गलत असर पड़ा है और तुम्हारे बाप के दिमाग पर भी। तो एक काम करो, कुछ दिन के लिए आप लोग मुझसे दूर हो रहो। कहीं आप लोगों की सेहत खराब ना हो जाए मेरी बातों से। मिनहा गुस्से से कुर्सी को पीछे धकेलते हुए वहां से उठकर तेजी से अपने रूम की तरफ चली थी। सच यही था कि इसे अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना था। सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था मगर इसकी बात को तस्लीम करने को वो तैयार नहीं थी। इसलिए इसे वहां से उठकर जाना ही बेहतर लगा। जिस जब कोई तस्लीम जब कोई सच तस्लीम ना करना चाहे तो वो इसी तरह तनजरे चुराकर रास्ता बदल लेता है। हकीकत को तस्लीम करो, जब भी तुम्हारे भाई और मेरे बीच कोई बात आती है तुम्हारा बूट हमेशा अपने भाई की तरफ होता है। हमेशा तुमने रोमांचा को मोहब्बत पर तरजीह दी है। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं है। शाहमीर ऊंची आवाज में बोला था। मेरा सीढ़ियों के जरिए कदम जीने पर कदम रखते हुए रुक गई थी। गुस्से से पलटकर इसने एक तरफ देखते हुए बोली, "अगर आपके दिमाग में ये वहम है तो इसका इलाज नहीं कर सकती मैं कि एक भाई है मेरा, वो भी आपकी आँखों में खटकता रहता है। इकलौता रिश्ता है मेरा, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता।" वो गुस्से से बोलते हुए पट-पट करती सीढ़ियों से पैर रखते हुए, फलांगते हुए अंदाज में अपने रूम में चली गई थी। शामिर गुस्से से कुर्सी को पीछे धकेलते हुए उठा और बाहर निकल गया। टेबल का माहौल इंतहाई खराब हो चुका था, खाने का मज़ा बर्बाद करके दोनों वहाँ से उठकर चले गए थे, मगर मलक ज़ुबैर की बीवी अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान एक-दूसरे का मुँह तकते रह गए। ऐसा सर्द मेहरी का माहौल इस घर की टेबल पर बहुत कम होता था क्योंकि सब एक-दूसरे की इज़्ज़त का भरपूर ख़्याल रखते थे, मगर आज तो वो दोनों ने कमाल ही कर दिया। आज तो इन दोनों ने हद कर दी, इनकी नज़रों में ज़रा बड़ों का लिहाज़ नहीं है। ना शर्म कि ये टेबल पर बच्चे भी मौजूद हैं। ये सारी बात अपने रूम में जाकर तहज़ीब के दायरे में भी करके भी जा सकती थी। मगर नहीं, आज तो इन दोनों के दिमाग पर बहन और भाई का नशा चढ़कर बोल रहा है। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई मसला चल रहा है तो वो खुद ही ठीक कर लेंगे। इन दोनों को जैसे जज़्बाती लोग नहीं, मगर इन्होंने टेबल पर अपने फ़ज़ूल में बच्चों के सामने तमाशा बना दिया। शामिर की मामा गुस्से में थी और सख्त लहज़े में ये सब कह रही थी। शामिर के बाबा ने इन्हें हाथ के इशारे से ठंडा रहने को कहा और नरमी से बोले, बेगम आप तो चुप करें। अब आप क्या कर रही हैं? आप भी बच्चों के सामने वही कुछ कर रही हैं जो शामिर और मिन्हा ने किया। रिलैक्स हो जाएँ, सब ठीक हो जाएगा। इस वक़्त इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बच्चों को खाना दें, मुझे भी खाना दें। जब इनको भूख लगेगी खुद खा लेंगे। एक बार तो इन दोनों का लड़ाई से ही पेट भर गया होगा। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान दोनों परेशान नज़रों से अपने दादा-दादी की जानिब देख रहे थे। चलो बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मामा और बाबा का पर्सनल मैटर है, वो खुद सुलझा लेंगे। हम तो मज़े से खाना खाएँगे, बताओ चिकन सैंडविच दूँ या बिरयानी? इनकी दादी ने फ़ौरन से बच्चों का ध्यान खाने की जानिब किया। दादू मैं बिरयानी खाऊँगा, अब्दुल्ला ने जल्दी से कहा। अब्दुल रहमान ने भी अब्दुल्ला की जानिब देखते हुए बिरयानी की तरफ इशारा किया था। वो प्लेट में दोनों के लिए बिरयानी डालते हुए इनकी फ़ेवरेट छोटी-छोटी गोल बोटियाँ डालकर, साथ में रायता डालकर इनके आगे करते हुए, मुस्कुराकर टेबल का माहौल ठीक करने की कोशिश करते बच्चे बच्चे थे वो फ़ौरन ही बहल गए। भई हमें भी दो, हम भी खाएँगे। जी, जी, ये लीजिए। वो इनकी प्लेट में भी बिरयानी डालते हुए साथ में चपली कबाब की डिश आगे करती हैं। टेबल का माहौल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था, मगर बड़े लोगों के दिमाग में तो अभी शामिर और मिरहा चल रहे थे। इन्हें ये नहीं परेशानी थी इन्हें ये भी परेशानी थी कि पता नहीं मीरा और रोमांचा के दरमियान क्या चल रहा है, क्योंकि फ़िलहाल इन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था कि वो इनके घर जाकर ताक-झाँक करें।
बहू और बेटा नाराज थे और दामाद बेटी का पता ही नहीं था कि आखिर किस बात पर मूड खराब है। इस वक्त मलिक ज़ुबैर और इनकी बेगम ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे। तूफ़ानी बारिश की गरजदार आवाज़ें मीरब के कमरे की खिड़कियों से आ रही थी। बाहर गहरे बादल छाए हुए थे और तेज़ हवा के साथ बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। सर्दी ने माहौल को मज़ीद उदास बना दिया था। मीरब अपने रूम के वसत में बेचैन कदमों के साथ टहल रही थी। इसका दिल अजीब-सी बेसुकूनी में गिरफ्तार था। रोमांचा को गए हुए 3 से 4 घंटे गुज़र चुके थे, मगर वो भी अभी तक वापस नहीं आया था। मीरब ने खिड़की के करीब जाकर बाहर देखा। गलियां पानी से भर चुकी थीं और हवा के झोंकों ने हर दरख्त को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसकी नज़रें बार-बार कमरे के दरवाजे की तरफ उठी थी, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। ज़किया बच्चों को दूसरे कमरों में सुला चुकी थी, मगर मीरब का दिल बेकरार था। क्या शाह को मेरा यूं अकेला छोड़कर जाना ज़रूरी था? वो दिल में सोचते हुए बेख्तियार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। बारिश की तेज बूंदें जैसे ही इसके दिल दिल की बेकरारी को और बढ़ा रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर मीरब के अंदर की आग इसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। वो बेबस सी अपनी चादर में खुद को लपेटकर बेड के किनारे बैठ गई और बारिश की आवाज़ को सुनते हुए दरवाजे की तरफ नज़रें जमाए रखी। मीरब को 2 से 3 घंटों में डिस्चार्ज कर दिया गया था। रोमांचा मीरब को लेकर अपने घर आ गया था, मगर वो रूम में नहीं आया था। रोमांचा को गए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे। मीरब के लिए बहुत तकलीफ था। शाह इससे इस तरह छोड़कर गया है। बच्चों को ज़किया रूम में ले गई थी और मीरब अपने रूम में कब से टहल रही थी, मगर शाह नहीं आया था। जानती हूँ शाह आपके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई है। मैं जानती हूँ आप चाहें कुछ भी कह लें, मगर सच्चाई यही है कि आपको मुझसे नफरत होने लगी है। आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। आपकी मीरब को किसी ने छुआ है। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो दिल में सोचते हुए आंसुओं से रो रही थी। मीरब खुद पर कंट्रोल खोने लगी थी। पिछले 3 घंटों में इसने बहुत ज़ब्त किया था, मगर अब इससे मज़ीद नहीं हो रहा था। हिचकोले लेकर बैठते रोते हुए एकदम गुस्से से झटके से उठ खड़ी हुई। अपने इर्द-गिर्द लपेटी हुई चादर को गुस्से से उतारकर बेड पर फेंकते हुए वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेसिंग मिरर के सामने अपनी गर्दन की जानिब देखा। गर्दन पर गहरा लाल रंग का निशान था। ऐसा नहीं था कि मीरब की गर्दन पर आज से पहले ऐसे निशानात कभी नहीं हुए थे। बेतहाशा से निशानात इसकी गर्दन की ज़ीनत होते थे, मगर इन निशानात की अहमियत अलग थी। वो निशान इसे शाह के दिए हुए थे। वो निशान महरम की मोहब्बत की पहचान थे। वो निशान मीरब को खुशी देते थे, मगर ये निशान मीरब को अज़ियत दे रहा था। ये निशान इसकी इजाज़त से नहीं डाला गया था। ये निशान इसके लिए सज़ा बन गया था। इस निशान की वजह से इसका शाह इससे दूर हो गया था। इस वक़्त वो खुद को दागदार महसूस कर रही थी और इससे अपनी गर्दन को देखते हुए तेज़ी से दरवाज़ा खोलते हुए किचन में गई और वहाँ पर रखे हुए लाइटर को उठाते हुए इन्हीं कदमों से तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ फलांगती हुई रूम में आई। मिरर के सामने खड़े होकर लाइटर की आग से वो अपनी गर्दन के निशान वाली जगह को जला रही थी। वो पत्थर बनकर खड़ी हुई थी, आँखों से आँसू बह रहे थे, मगर इसके वजूद में ज़रा-सी भी छटपटाहट नहीं थी। इसने इस जगह को जला दिया था। चंद लम्हों में ही वो जगह जलकर सिकुड़कर काली और बदनुमा हो गई थी। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि इसके पूरे वजूद में इसका दर्द महसूस हो रहा था, मगर वो पत्थर बनकर खड़ी थी। जो दर्द इसके शाह ने महसूस किया था, वो इससे अनजान नहीं थी। वो खुद को सज़ा दे रही थी। किस बात की ये भी नहीं जानती थी, मगर इसे अपने शाह का दर्द महसूस हो रहा था। शाह, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मीरब की दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ख़त्म। अगर आपको मुझसे नफ़रत हो गई है, तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। मैं आपकी नज़रों में खुद को गिरता हुआ नहीं देख सकती। मीरब ने बादलों की तरह गरजते हुए कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। दिसंबर की सर्द हवाएं और तेज़ बारिश किसी भी इंसान के लिए बेहद बेरहम थी, मगर मीरब इन सब का मुकाबला करने के लिए एक पत्थर की तरह बालकनी में खड़ी हो गई थी। बारिश की ठंडी बूंदें इसकी जिल्द पर बर्फ की तरह चुभ रही थी और हवा में ऐसा लग रहा था जैसे बर्फबारी हो रही हो। किसी भी इंसान के लिए इस सर्दी में बाहर खड़ा होना नामुमकिन होता है, लेकिन वो बगैर किसी झिझक के बालकनी के बीचों-बीच खड़ी थी। इसकी गर्दन पर जलन का एहसास इतना शदीद था कि पूरे वजूद में दर्द की लहर दौड़ गई थी। वो अपनी तकलीफ को दिल में छुपाते हुए दिल में एक फैसला कर चुकी थी, शाह मैं मर जाऊँगी। या तो आकर मुझे थाम लीजिए, या फिर मीरब के साथ आपका सफ़र यहीं तक था। वो पागलों की तरह बेज़ारी और दुःख से मिले-जुले जज़्बात के साथ ये अल्फ़ाज़ अपने मुँह से निकाल रही थी। इसकी आवाज़ में वो गम था जो इसे शाह से दूरी के ख़्याल ने आने दिया था। रमान शाह ने जब से मीरब को अस्पताल से लेकर आया था, वो गेस्ट हाउस के स्टडी रूम में आकर बैठा था ताकि इसे कोई डिस्टर्ब न करे। रमान शाह ने चौधरी वजदान बेग और दीगर को फ़ोन करते हुए छानबीन शुरू करवा दी थी। वो जानना चाहता था कि दुश्मन के साथ कौन-कौन मुलव्वस है, क्योंकि होटल के अमले में मुलव्वस हुए बिना कभी भी मीरब तक को कोई ऐसे आसानी से नहीं पहुंच सकता था। रोमांचा हर कड़ी को कड़ी से मिलाते हुए रूम में इधर से उधर टहल रहा था।
अचानक इसकी नज़र सामने क्लॉक पर पड़ी। तकरीबन 12:30 का टाइम होने वाला था। इसने गहरी सांस लेते हुए अपना फ़ोन उठाया और रूम से बाहर निकल आया। मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो मीरव के कई सारे कॉल्स और मैसेजेस थे। फ़ोन को हाथ में पकड़े वो अपने रूम की जानिब कदम बढ़ाता जा रहा था। रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर मीरब इसे कहीं दिखाई नहीं दी। हैरतज़दा नज़रों से इसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा, ड्रेसिंग रूम के अंदर नज़र डाली, मगर मीरब से कहीं नहीं थी। मीरब, मीरब, जानिशा कहाँ हो यार? वो इससे आवाज़ें दे रहा था। रोमांचा का दिल अजीब सी घबराहट को महसूस कर रहा था। रोमांचा की आवाज़ पर भी जब मीरब ने जवाब न दिया तो शाह घबरा गया। तेज़ी से रूम का दरवाज़ा खोलकर वो रूम से बाहर निकल आया, मगर चंद कदम चलने पर पता नहीं क्यों इसके दिल ने इससे कहा कि मीरब रूम में है, और मीरब कहाँ है इसकी गवाही भी इसका दिल दे रहा था। वो भागते हुए रूम में दाखिल हुआ और इसकी उम्मीद के मुताबिक बालकनी का दरवाज़ा बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। अल्लाह, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, वो दिल में सोचकर तेज कदमों से बालकनी के दरवाजे की जानिब लपका। दरवाजा खोलते इसने नजर फर्श पर बेसुध लेटी हुई मीरब पर पड़ी थी। तेज बारिश की बूंदें इसके मुंह पर जोर से बरस रही थी। वो इसे कुछ होश नहीं था। तेज हवाएं बर्फ की तरह रोमांचा के वजूद से टकरा दी तो एक सनसनाहट सी दौड़ गई। ऐ मेरे अल्लाह, वो बेख्तियार बोलता इसके जानिब लपका। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? नीचे झुककर इसने अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर रोमांचा तेजी से रूम के अंदर ले आया। 1 सेकंड के अंदर इसको अपना वजूद बर्फ में जमता हुआ महसूस हो रहा था। जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और रूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए हीटर को फुल कर दिया। मीरब बर्फ की सिल बनी हुई थी। रोमांचा मीरब को बेड पर लिटा चुका था। घुटने, रेशमी बाल बिखरे हुए थे। पानी की बूंदें बालों में टपक रही थीं और बालों से लट इसके चेहरे पर बच गई थी। चेहरा ठंडा और बेजान लग रहा था। पता नहीं वो कब से बेहोश पड़ी थी। रोमांचा की जान निकल रही थी मीरब की हालत देखकर। रोमांचा को सालों पहले वो रात याद आ गई जब इसी जगह पर मीरब को इसने खुद ऐसी ही एक रात रूम से बाहर निकाल दिया था। वो बालकनी में खड़ी थी। इस रात भी मीरब की हालत कुछ ऐसी थी, मगर फिक्र में इतना था कि इस रात शाह को मीरब से मोहब्बत नहीं थी, या फिर यूं कहें कि मोहब्बत थी, मगर ऐसी मोहब्बत नहीं थी जैसी आज है। आज तो मीरब आज तो मीरब मोहब्बत के अल्फाज से भी आगे का मतलब बन चुकी थी। मीरब रोमांचा की धड़कनों की रवानी की वजह थी। इस वक्त वो बेजान पड़सी पड़ी थी और सांसें रोमांचा की बंद हो रही थी। क्यों मेरी जान लेनी है मीरब? तो तो हुन ऐ करके साबित करना चाहनी है। आज सालों बाद मीरब को वही ट्रीटमेंट मिलने वाला था जिसे सोचकर आज भी मीरब के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हनुमान शाह अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए उतारकर सोफे पर उछालता हुआ बेड के करीब तेजी से आया था। मीरब के करीब आते हुए इसके बारिश से भीगे हुए कपड़ों को एक एक करके हटाया और उसके सर्द जिस्मानी हालत को महसूस करते हुए इसे ब्लैंकेट में अच्छी तरह से लपेट दिया था। इसने इसके पैरों और हाथों की तलियों को एहतियात से रगड़ना शुरू किया ताकि इसकी ठंडक और को दूर कर सके और उसके जिस्म में गर्मी पैदा हो, मगर मीरब बेसुध पड़ी थी। इसके जिस्म में ज़रा-सी भी हरकत नहीं हो रही थी। इसकी धड़कनें तकरीबन रुक चुकी थीं और इसकी हालत देखकर रोमांचा का दिल बंद हो रहा था। "एक बारी तू होश च आ जा, जानिशा तेरी जान दोबारा ना कड्डी ते मेरा नाम रोमांचा नहीं। तेरी जुरात की मैं हुई अपने नाल ए ज़ुल्म करन दी।" गुस्सा और फ़िक्र की मिली-जुली कैफ़ियत से सोचते हुए, मीरब के साथ लेटते हुए, एक हाथ से इसके नीचे गुज़ारते हुए, ऊपर से हिसार की तरह लपेटते हुए, इसे अपने सीने में समाते हुए, इसके ठंडे वजूद में अपनी गर्म हरारत से शिद्दत भरने लगा था। ऐसी हरकत करने से पहले एक बार भी तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इसका जवाब तुम एक बार ठीक हो जाओ, तुम्हें देना पड़ेगा। सरगोशी करते इसके प्यारे से चेहरे पर नज़रें रखते हुए ठंडी पंखुड़ियों पर गरम लब रखते, पंखुड़ियों को कैद करते हुए ठंडी सांसों में गरम सांसें उंडेल रहा था। मुसलसल 1 घंटे की गर्माहट के बाद इसका नीला पड़ता हुआ जिस्म खून की रवानी पकड़ते हुए नॉर्मल होने लगा था। होठों पर भी गर्माहट की वजह से सुर्खपन और बेसाख्ता बेचैनी नजर आने लगी थी। मीरब की सांसें नींद में तेज होने लगी थी, जो इस बात का सबूत था कि वो खतरे से बाहर है। अपनी मोहब्बत की हरारत को गर्म निगाहों से गर्म अंगारों की तरह इसके मखमली वजूद की गर्म रनाइयों पर बरसाते गए। इसकी सांसों में अपनी सांसें उलझाए इसे पूरी तरह से अपनी कैद में लिए जज्बातों पर लगाम डालते हुए सीने में छुपाए गहरी सांसें लेते हुए आंखें बंद किए हुए था। इस वक्त बेलगाम जज्बातों पर पाबंदी आयद करना बहुत मुश्किल था, मगर वह रोमांच आता जो बगैर नींद के पूरी तरह से होश में आए हुए अपने सवालों के जवाब दिए बिना कभी अपने जज्बातों तो कभी इजाजत नहीं दे सकता था कि वह हदों को पार करे। मीरब अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं थी, मगर इसकी तेज सांसें इस बात का सबूत थी कि वो खतरे से बाहर और बिल्कुल ठीक है। शाह ने भारी हाथ पीछे की जानिब ले जाकर साइड टेबल पर रखे हुए लैंप बंद कर दिया। वो अभी अपनी जान को अपने मजबूत वसी
सीने में कसकर लगाते हुए गिरफ्त मजबूत कर ली थी। हिसार इतना सख्त था कि नरमाहटों पर सख्ती पड़ने पर वो नींद में भी सिसक उठी थी। बचा कर रखो इन सिसकियों को, हिसाब किताब सुबह उठकर होगा। जो कुछ तुमने अपने साथ किया है, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मीरब के कान पर लपक कर सरगोशी करते हुए उसके माथे को चूम कर बोला था। पता नहीं कैसे, मगर रोमांचा की नजर अभी तक मीरब की गर्दन पर नहीं गई थी। बालों को खुश करने के बाद जो टॉवल इसके गिर्द लपेटा था, शायद इसका कोना इस निशान छुपाए हुए था। रोमांचा की नजर घबराहट में इस पर गई ही नहीं थी। अभी तो मीरब को सुबह उठकर इसका हिसाब भी देना था। फिलहाल तो मीरब को सुकून और आराम की जरूरत थी। शहजादा अपनी शहजादी को बाहों की हिरासत में लेकर अपने वजूद की गर्माहट देते हुए सुकून और आराम दे रहा था। सुबह हिसाब किताब की किताब खुलने वाली थी। फजर की अजान जैसे ही बुलंद हुई, रोमांचा की आंखें हमेशा की तरह चमक उठी और वह नाराज थी, नफरत के दावे करती हुई सोई थी। जिसे ये गुमान था कि इसका शाह बदल गया है, और जिसे ये लगता था कि वह अपने शाह की नजरों में गिर चुकी है। इस लम्हे वह अपने शाह के सीने में सर छुपाए एक महफूज पनाहगाह की तरह सो रही थी, दुनिया की किसी भी परेशानी से बेपरवाह। रोमांचा ने आंखें खोलते ही इसकी गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस किया। वो एक बार फिर से अपने अंदर समेटते हुए अजान का जवाब जेरेलत देते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक नई सुबह देखने का मौका मिला। ये रोमांचा की हमेशा की आदत थी, जिसकी अम्मी जान की सिखाई हुई थी। जब वो बहुत छोटा था तो इसकी अम्मी जान हमेशा से समझाया करती थी, रुमान, नमाज की पाबंदी करो बेटा, और खामोशी से अजान का जवाब दिया करो। और आज तक अपनी अम्मी जान के हर कॉल का दिल से एहतराम करता और उन्हें फॉलो करता था। मेरी जान, अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ और नमाज पढ़ो, और जो जवाब दो मेरे सारे सवालों का, जिनको पूछने के लिए मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं सका। शाह ने इसके कान के करीब लप रख कर मीठी से सरगोशी में सख्ती से वाज़ेह अंदाज में महसूस करवाया था। मीरब गहरी नींद में सर को हिलाते हुए खुद को ख्वाबों की दुनिया में महसूस कर रही थी। मगर शाह ने जब दोबारा सरगोशी की तो मीरब झटके से अपनी जगह से उठकर बैठ गई। इसे कुछ याद नहीं था कि नींद में क्या हुआ है। पहले तो उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर जब शाह के वजूद की गर्माहट और मोहब्बत की नरमियां महसूस की तो सुकून से गहरी नींद में सोती रही। जब नींद पूरी होने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वो शाह के बेहद करीब है, तो वो झटके से अपनी जगह से उठी। लेकिन जैसे ही अपनी हालत को महसूस किया, फौरन शाह के सीने पर झुकते हुए कंबल के अंदर छुप गई। ये किसने किया? वो बेख्तियार बोल गई। किसने किया मतलब? मेरे अलावा किसकी जुर्रात है कि वो तुम्हें छुए? रमान शाह सर लहजे में बोला। शर्म नहीं आपको? मीरब शर्म से लाल सुर्ख होते हुए चेहरा छुपाए बोली। अगर शर्म करता तो तुम मर जाती, और अगर तुम मर जाती तो मुझे सांस नहीं आनी थी। इसलिए किसी गलत फहमी में मुब्तला मत होना। ये सब कुछ मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है। रोमांचा ने मजबूत बाजू का हिसार बनाए सपाट लहजे में कहा। आपको मेरे मरने से कौन सा फर्क पड़ना था? मीरब ने दर्द भरी आवाज में कहा। चेहरा उठाकर शाह की नजरों में झांकते हुए अपने लिए सच्चाई तलाश करने लगी। शाह गहरी नजरों से इसे देखते हुए खामोश था। शाह गहरी नजरों से इसे देखते हुए खामोश था। इसकी नजरों में झांक कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मीरब आखिर सोच क्या रही है। ऐसे क्या देख रहे हैं? जानती हूँ कि आपके लिए पहले वाली मीरब नहीं रही। मेरी आंख मीरब की आंखों में आंसू थे। शाह की नजरों में गिर जाने की तकलीफ इस कदर शदीद थी कि चंद ही लम्हों में इसने आंसू रुखसारों से बहते हुए शाह की गर्दन को भिगोने लगे। मैं देख रहा हूँ कि जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, इसका इस्तेमाल करने की तुम जहमत क्यों करती हो? रोमांचा का इशारा इसके दिमाग पे जाने था। सख्त हाथ की पुश्त इसके आंसू साफ करते हुए इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्ह छोड़कर इसके तेज धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करते हुए रोमांचा के फिलहाल खामोश था। वो चाहता था मीरा पूरी तरह से बोले ताकि वो जान सके कि वो क्या सोच रही है। रोमांचा वो शख्स था जो अपने दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए सामने वाले के ख्यालात को समझने के बाद ही जवाब देने की जरूरत महसूस करता था, जो कि एक अक्लमंद इंसान की पहचान होती है। इससे पहले कि शाह इसकी बात सुनता और समझने के बाद बोलता है, इस रोमांचा की नजर मीरत की गर्दन पर जा ठहरी, जहाँ काले रंग का धब्बा देखकर रोमांचा का दिल हलक में आने को लगा था। मीरत के वजूद पर हल्की सी खनाश भी रोमांचा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, और यहाँ इसने खुद को जला लिया था। ये ख्याल इसके जान ने खुद को तकलीफ दी। वो रोमांचा के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। ये क्या है? रोमांचा गुस्से से दहाड़ा था, उंगलियों से इसके रेशमी बालों को पीछे करते हुए मखमली गोरी गर्दन पर काले जले हुए निशान को देखकर तिलमिला उठा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया। मीरब जो पहले ही रो रही थी, शाह के चिल्लाने पर इसका रोना और ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था। तो मैं क्या करती? आपकी वजह से मुझसे दूर हो गए, इसकी वजह से मुझसे दूर हो गए। आपने नफ़रत से मुझे कमरे में छोड़ दिया। वो नज़रें झुकाए हाथ की पुष्ट से आंसू पोंछते हुए सिसकियों के दरमियान बोले, तेरा दिमाग खराब हो गया है?
चलिए जी बाकी का नेक्स्ट